आज हम सर्टिफिकेट 63(4) BSA की कुछ ऐसी परतें खोलेंगे जो सीधी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। आजकल के मुकदमों में जहां देखो डिजिटल एविडेंस ठसा कर भरा रहता है। CDR, CCTV फुटेज, व्हाट्सएप चैट, गूगल लोकेशन, ऑडियोज, वीडियोज, कंप्यूटर के प्रिंट आउट्स, मोबाइल से निकला हुआ डेटा या फिर पूरी चार्जशीट की डिजिटल कॉपी, सब कुछ डिजिटल एविडेंस के रूप में मौजूद रहता है। अब डिजिटल एविडेंस को कोर्ट फाइल तक पहुंचाने के लिए अपना आई कार्ड साथ लाना पड़ता है और यह आई कार्ड ही सर्टिफिकेट 63 पार्ट 4 BSA होता है। जहां डिजिटल एविडेंस के पास यह आई कार्ड मौजूद नहीं है या गलत है तो उस डिजिटल एविडेंस को कोर्ट फाइल तक जाने से पहले ही रोक लिया जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बिना सर्टिफिकेट वाले डिजिटल एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया था और आरोपी को बरी कर दिया था। यह भी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। नया सेक्शन 63 BSA पुराने सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट से कितना बड़ा है और झंझट वाला है, यह भी आज की हम वीडियो में देखेंगे। आप देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट तक ले तो आता है, लेकिन डिफेंस का क्रॉस कैसे उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फाइल में घुसने से रुकवा सकता है। सबसे पहले यह देखते हैं कि आज के सेक्शन 63 BSA और पुराने सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट में क्या अंतर होता है। संक्षेप में कहें तो पुराना 65B आज के सेक्शन 63 BSA का एक छोटा भाग होता है। पहले आप ट्रायल की किसी भी स्टेज पर सर्टिफिकेट 65B दे दिया करते थे, कानून था। आज का सर्टिफिकेट 63(4) BSA आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ ही दाखिल करना पड़ता है और उसमें हैश वैल्यू, हैश रिपोर्ट जैसी कुछ बहुत टेक्निकल बातें भी लिखनी होती हैं जो बाद में कभी बदली नहीं जा सकती हैं। यानी सर्टिफिकेट 63(4) को फाइल करते ही वह लॉक हो जाता है, बाद में कोई बदलाव उसमें नहीं किया जा सकता। पुराने सर्टिफिकेट 65B में रिकॉर्ड की पहचान, उसे बनाने का तरीका, डिवाइस की डिटेल और ओनर की घोषणा मुख्य बातें हुआ करती थी। इस डिवाइस का मालिक कौन है। आजकल सर्टिफिकेट 63 में ये चारों पॉइंट्स तो जस के तस हैं ही, इनके साथ ही इनके ऊपर एक 2 हिस्सों वाला लीगल फॉर्म भी कंपलसरी कर दिया गया है। डिवाइस की बारीक पहचान है, हैश वैल्यू है, हैश रिपोर्ट भी लगानी है। यानी आज के सेक्शन 63(4) में पुराने 65B की केवल बुनियाद है, उसके ऊपर टेक्निकल डिटेल्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट का साइन बोर्ड भी साथ लगाना जरूरी हो गया है। सर्टिफिकेट 63(4) को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पार्ट ए है। पार्ट ए में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लाने वाली पार्टी को अपने आप फिल इन करना होता है। इसमें बताना होगा कि यह रिकॉर्ड किस कंप्यूटर से, मोबाइल से, DVR से, सर्वर से, क्लाउड से या दूसरे डिजिटल सोर्स से निकला हुआ है और जिस सोर्स से निकला हुआ है उसका मेक, मॉडल, सीरियल नंबर और जरूरी पहचान क्या है, डिवाइस किसके लीगल कंट्रोल में था, ठीक काम कर रहा था या नहीं और उस रिकॉर्ड की हैश वैल्यू क्या है, यह भी आपको भरना होता है। इस सर्टिफिकेट का पार्ट बी एक एक्सपर्ट को भरना होगा। उसका काम मामूली सा कठिन होता है। उसे रिकॉर्ड के सोर्स और डिवाइस की पहचान, हैश वैल्यू और उसके एल्गोरिदम को सर्टिफाई करना होता है। हैश रिपोर्ट को वेरीफाई करना होता है। यही सेक्शन 63 का चेक एंड बैलेंस है। एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लाए तो दूसरा एक्सपर्ट उसकी टेक्निकल जांच करे। 22 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का एक जजमेंट आया है, पुणे बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पार्टी व एक्सपर्ट दोनों के द्वारा सर्टिफिकेशन जरूरी है, अनिवार्य है, लेकिन कोर्ट ने इसके लिए सरकारी एक्सपर्ट की जरूरत को खत्म करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट के द्वारा इसे सर्टिफाई किए जाने को मंजूर कर लिया है। यदि आपके एडवोकेट एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट हैं तो वो भी इसको सर्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह याद रखिएगा इसके लिए फिर क्रॉस में खड़ा होना होगा, उनका क्रॉस किया जाएगा। अब यहां से आगे
कोर्ट में डिफेंस का काम शुरू हो जाता है। डिफेंस का काम केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को देखना भर नहीं होता, बल्कि इस रिकॉर्ड की जन्म कुंडली को टटोलना होता है। वीडियो किस डिवाइस से निकला, वही डिवाइस सर्टिफिकेट में है या नहीं है, सीरियल नंबर, IMEI, सोर्स और हैश मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, पार्ट ए किसने भरा है, पार्ट बी किसने भरा है, एक्सपर्ट की हैसियत क्या है, एक्सपर्ट की क्वालिफिकेशन क्या है, हैश रिपोर्ट लगी हुई है या केवल जगह भर दी गई है। रिकॉर्ड की इतनी जांच तो गवाह के विटनेस बॉक्स में आने से पहले और डॉक्यूमेंट मिलने के साथ ही कंप्लीट कर ली जानी चाहिए, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट को ब्लॉक करके डिफेंस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी को ब्लॉक कर सकता है। एडमिसिबिलिटी आप जानते हैं ना, कि कोई एविडेंस रिकॉर्ड पर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, यही एडमिसिबिलिटी होती है। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में एडमिसिबल ही नहीं है तो वह प्रूव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल एडमिसिबल एविडेंस ही प्रूव किया जा सकता है। डिफेंस की योजना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी को ब्लॉक कर देने की होती है, या होनी भी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पूरी कहानी शुरू से ही ब्लॉक हो जाए। अलग अलग केसेस में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होना संभव है। मर्डर में लोकेशन हो सकती है, CDR हो सकता है, CCTV फुटेज हो सकती है। इसी तरह सेक्सुअल ऑफेंसेस में आपसी चैट और मैसेजेस हो सकते हैं। धोखाधड़ी के केसेस में ईमेल और कंप्यूटर प्रिंट आउट हो सकते हैं। एक्सीडेंट में CCTV और GPS की लोकेशन हो सकती है, या फिर साधारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल लॉग और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में सामने आ सकते हैं। नाम से आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सब एक ही बात होती हैं। क्रॉस के दौरान सवाल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कहानी पर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के पैदा होने पर उठाया जाता है। यह किस डिवाइस से निकला, किसने निकाला, कब निकाला, पहल का हैश कब निकाला था, क्या रिकॉर्ड निकालने वाला और डिवाइस का ऑनर एक ही व्यक्ति थे। इसके बाद देखेंगे पार्ट ए को किसने कंप्लीट किया, ऑनर ने या यूजर ने। एक्सपर्ट ने रिकॉर्ड के सोर्स को देखा भी है या केवल छपे हुए फॉर्म पर साइन कर दिए हैं। यदि एक DVR से 20 क्लिप निकलती हैं और उनका एक ही सर्टिफिकेट दिया गया है, तो समझो कि आपका एक सही क्रॉस एविडेंस की पूरी इस सीरीज को खत्म कर सकता है। विजिलेंस, ट्रैप या रेड वाले मामलों की केस फाइल में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का बड़ा बवंडर रहता है। रेड की तैयारी से लेकर डिमांड, प्री ट्रैप कार्रवाई, आरोपी की मूवमेंट, रुपये देने का दृश्य और पोस्ट ट्रैप की कार्रवाई सब कुछ डिजिटल रिकॉर्डर, कैमरा, मोबाइल या CCTV में रिकॉर्ड किया जाता है। इसे प्रोसिक्यूशन एक मजबूत केस की तरह कोर्ट में पेश करता है। यहाँ डिफेंस का पहला सवाल होना चाहिए कि यह रिकॉर्ड कोर्ट में आया कैसे। जिस कैमरे या डिजिटल रिकॉर्ड से यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आया है, उसका डिस्क्रिप्शन कहाँ है, हैश कहाँ है, हैश रिपोर्ट कहाँ है, पार्ट ए और पार्ट बी किसने दिए, टेक्निकल एग्जामिनेशन किसने किया, यह सब पूछा जाए। पूरा सेक्शन 63 गवाह के भीतर उतार दिया जाए। इससे जैसे ही यह वाला इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड गिरेगा तो आरोपी तत्काल बरी होगा, क्योंकि इन केसेस में से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वाला एविडेंस निकाल देने से कुछ भी बाकी नहीं बच सकेगा। अब तो यही हाल हर एक क्रिमिनल केस में होने वाला है, क्योंकि आगे से हर एक एविडेंस मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही हुआ करेगा। इसे हम सुप्रीम कोर्ट के 10 मार्च 2026 के एक जजमेंट से समझते हैं, पूर्णमल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यह वीडियो हमारे चैनल पर पहले भी दी जा चुकी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट 65B के बिना CDR को इनएडमिसिबल मान लिया था, यानी कि उचित सर्टिफिकेट के बिना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कानून के अनुसार कोर्ट में लाया जाए, उसके बाद ही उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जेन्युइननेस और प्रूफ की चर्चा की जाएगी।
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पहले एडमिसिबल बनाना होगा और तब उसके बाद उसको प्रूव किया जा सकेगा। यह सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल बनाने की पहली शर्त है। अगर आप उचित 65B या 63 का एविडेंस नहीं देंगे तो आपका एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। और इन दोनों सर्टिफिकेट्स की यही ताकत है। 65B तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई, लेकिन 63(4) को आप इसी तरह से समझिए। हर क्रिमिनल फाइल में डिजिटल रिकॉर्ड आपको दिखाई दे या छिपा हुआ रहे, उसका सर्टिफिकेट खोजिए। कमी समझ में ना आए तो इंडियन लीगल सिस्टम से पूछिए, क्योंकि कभी कभी पूरा केस यहीं से खुलता है और इस जगह पर बाकी लोगों को सिर्फ कागज दिखाई देते हैं। आप वहां पर इस केस को तोड़ने का पॉइंट देखिए। इंडियन लीगल सिस्टम वहां खड़ा होता है जहां अदालतों में मुकदमे किस्मत से नहीं, कौशल से तय होते हैं। यहां क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सवाल नहीं होते, सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। यहां इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन महज एक सलाह नहीं होती, बल्कि पूरे केस की दिशा तय करने वाला पहला निर्णायक कदम होता है। इंडियन लीगल सिस्टम में ड्राफ्टिंग पन्नों का बोझ नहीं होती, बल्कि सटीक शब्दों में बुनी गई कानून और रणनीति का जाल होती है। और फाइनल आर्ग्यूमेंट्स अदालतों की नब्ज पर रखे हुए जजमेंट से गाइडेड संतुलित हाथ होते हैं। कोर्ट में जीत शोर मचाने से नहीं मिलती, सही संतुलित रिकॉर्ड, उसकी टाइमिंग और उसके प्रेजेंटेशन से मिलती है। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि कैसे सही क्रॉस, गहरी कंसल्टेशन, बेहतरीन ड्राफ्टिंग और पुख्ता कोर्ट क्राफ्ट मुकदमे को भ्रम से निकालकर निर्णायक स्पष्टता तक ले आते हैं। यहीं मंजिलों पर छाई धुंध को हटाकर साफ और स्पष्ट मंजिल दिखाई पड़ती है।